अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर हारिस आपके सामने ये वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। रीज़न इसकी ये है कि फ़िज़िकली मेरी तबीयत की वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाया और ये आपका नेक्स्ट वीक क्विज़ वीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोग को ये लेक्चर दे दिया जाए। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं पास्ट पेपर्स भी रिकॉर्ड कर दूँगा, तो आप फिर जो है आराम से अपने पास्ट पेपर्स भी इस लेक्चर्स को देख के कर सकते हैं। आपके लिए आप सब के ऊपर ये लाजिम है कि आप सब इस लेक्चर को देखें और जो जो नोट्स इसमें बन रहे हैं उन सब को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। और मैं फिर फिज़िकली जब इंशाल्लाह आऊँगा तो हर एक के लेक्चर्स को देखूँगा और जिसके लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स हिज मार्क्स विल बी अफेक्टेड। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने लेक्चर देखने हैं, आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पूरा कम्प्लीटली देखना है और मुझे प्राइवेटली ज़रूर नोटिफाई करना है कि यस सर हमने इस लेक्चर को देख लिया है। थैंक यू सो मच। तो हम वर्क एनर्जी पावर के ऊपर आए हुए हैं। वर्क एनर्जी पावर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक। तो टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपके अंदर जो है कितनी कैपेसिटी है कोई काम करने की, ये आपकी एनर्जी के तौर पे डिफाइन होता है। और इसको मेजर करने का जो यूनिट होता है आपके पास, वो आपका यूनिट होता है जूल्स। और इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास कैपिटल जे होता है। एनर्जी की कई अकसाम होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अगर बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ की। तो एनर्जी की कई एक अकसाम होती हैं। उन अकसाम के बारे में हम तस्करा करते हैं, ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली जो किस्म है हमारी एनर्जी के, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन मोशन। कि भाई जो भी चीज़ चल रही होगी उसके पास कौन सी एनर्जी मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। या जो भी चीज़ चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे मूविंग कार या मूविंग मैन या कुछ भी। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी हम कोई भी मिसाल काइनेटिक एनर्जी के लिए ले सकते हैं। दूसरी हमारी टाइप हो सकती है, दूसरी हमारी टाइप है बल्कि, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, पोटेंशियल का मतलब होता है सलाहियत। पोटेंशियल को मैं जो डिफ़ाइन करता हूँ वो करता हूँ सलाहियत से, कि आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो जिस बंदे के अंदर सलाहियत होती है, जिस बंदे के अंदर पोटेंशियल होती है, वो कोई ना कोई काम करके दिखाता है। तो इस बात का तज़किरा हम मज़ीद बहुत डिटेल में आगे करेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। यानी ये वो इसके अंदर सलाहियत है सिस्टम के अंदर जो जो कि छुपी हुई है, अभी इसके अंदर मौजूद है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की भी मज़ीद 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, पहली है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है आपका कि आपके जो केमिकल्स होते हैं वो उसके अंदर उनके अंदर जो है सलाहियत होती है कि वो कोई ना कोई काम कर सकें। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या भाई कोई दूसरी फॉर्म ऑफ दी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। भाई उनके अंदर सलाहियत मौजूद थी तभी उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करी। अगर उनके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं होती, उनके अंदर ख़ुद के अंदर एनर्जी नहीं होती, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि वो केमिकल्स के अंदर होती है तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं जैसे फूड के तौर पे, खाने के तौर पे। जो आप खाना खाते हैं तो खाने के अंदर एनर्जी होती है तभी हमें एनर्जी मिलती है। अगर खाने के अंदर एनर्जी स्टोर्ड ना हो केमिकली तो हमें भी एनर्जी नहीं मिल सकती। फिर समझ रहे हैं बात को। तो पहली हमारी फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हो गई केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी हमारी फॉर्म हो गई आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप इसमें एक रबर बैंड की मिसाल ले सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक रबर बैंड को जो है क्या करते हैं, एक रबर बैंड है वो बिल्कुल ही बस अब अनस्ट्रेच रबर बैंड है, ठीक है। अभी नो अनस्ट्रेच हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अनस्ट्रेच रबर बैंड है आपका, वो नहीं खिंचा हुआ। तो जो अनस्ट्रेच रबर बैंड होता है आपका, उसके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती। अब इस बात का क्या सबूत है? इस बात का सबूत ये है कि जैसे ही मैं उसे फ्लोर के ऊपर रखूँगा तो वो मुझे किसी किस्म का काम करके नहीं दिखा रहा, मुझे किसी किस्म का एक्शन करके नहीं दिखा रहा। इसका मतलब उसके अंदर कोई सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि जब उसे मैदान में उतारा तो वो कोई कुछ कर सके। तो इसका मतलब अनस्ट्रेच रबर बैंड के अंदर कोई सलाहियत, कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इसके बरक्स एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड जिसे आपने जो है खींच दिया हो या उसे आपने जो है एक तरफ से लंबा कर दिया हो, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेच्ड रबर बैंड होता है तो वो स्ट्रेच्ड रबर बैंड जो है उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। क्या सलाहियत मौजूद होती है? उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर एक एनर्जी आ गई जिसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाली सलाहियत यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है। इस बात का क्या सबूत है? सबूत ये है कि जैसे ही मैं इसे फ्लोर के ऊपर रखूँगा तो ये वापस से अपनी शेप के ऊपर वापस आ रहा है। चूँकि इसके अंदर सलाहियत मौजूद थी तभी ये अपनी शेप के अंदर वापस आए। अगर इसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं होती तो ये वापस से स्ट्रेच से अनस्ट्रेच नहीं होता, ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस नहीं आ सकते। इसने हमें एक्शन करके दिखाया, इसने हमें परफॉर्मेंस दिखाई, तो इसका मतलब इसके अंदर सलाहियत मौजूद थी तभी इसने परफॉर्मेंस दिखाई। तो स्ट्रेच रबर बैंड के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जबकि अनस्ट्रेच के अंदर कोई एनर्जी मौजूद नहीं होती। फिर हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ द एनर्जी की जिसका नाम होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो इसका पूरा नाम भी लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वैसे तो मैंने बहुत आगे आपको डिटेल में समझाना भी है, तो मैं आपको बस इसमें शॉर्ट में यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि जैसे ही कोई भी चीज़ ग्रेविटी के अंदर आती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। और अब वो ग्रेविटी में जिस पोजीशन के ऊपर होती है, यानी मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़मीन के ऊपर रखी हुई है, तो वो ज़मीन के ऊपर जब वो रखी हुई है ग्रेविटी के अंदर तो इसके अंदर फ़िलहाल कोई सलाहियत नहीं है। सबूत ये है कि जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ही रहती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं ज़मीन के ऊपर से रेस करता हूँ और किसी एक हाइट के ऊपर लेके जाता हूँ तो अब उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है, उसके अंदर सलाहियत बढ़ती है।
किस चीज़ की सलाहियत बढ़ती है, किस चीज़ की एनर्जी बढ़ती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा जी, अब वो आप बोलेंगे भाई सबूत क्या है? सबूत ये है कि जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ गिर के दिखाएगी, हमें हमें एक्शन करके दिखाएगी, हमें परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो ये इस बात का सबूत है। बाय द वे मुझे आपको इस बहुत डिटेल में भी समझाना है, तो मैं इंशाल्लाह इन द प्रोसीडिंग लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। फिर आपके साथ हमने डिस्कस करना है तीसरा पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। अब बेसिकली होता ये है कि जिस तरह जो है आपका इसको बस बेसिकली हम इसको मोस्टली इसे बाय डेफिनेशन ही समझेंगे, क्योंकि बहुत ही कम इसका हम लोग का हमारे सिलेबस में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हाँ, इस पर जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक है इसमें बहुत मिनिमल इसका इस्तेमाल है। तो हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख के आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बस इसकी डेफिनेशन ये है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में इस तरह से लिख देता हूँ मैं, लेकिन आप पूरा इलेक्ट्रॉन ही लिखिएगा, या इलेक्ट्रॉन की जगह बेहतर ये है इलेक्ट्रिकल चार्ज लिखें। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन, ये हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोस्टली इलेक्ट्रिकल करंट के तौर पे भी रिप्रेजेंट की जाती है और इलेक्ट्रिकल वोल्ट के तौर पे भी, यानी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं इसके। तो वो जब इंशाल्लाह जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के ऊपर, तब जो है वो आप इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमारा एक एनर्जी की टाइप है, दैट इज़ दी लाइट। लाइट जो है बेसिकली क्या है? लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ टाइप ऑफ बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? दैट इज विजिबल टू आई, दैट इज विजिबल टू आई। बेटा तकरीबन 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो खुदा ने बनाई हैं, उनमें से सिर्फ एक ऐसी वेव है जो कि लाइट है, जो हमें विजिबल है। और हैरत अंगेज़ तौर पे जो है ये सिर्फ 7 वेव्स ही हम डिस्कवर कर पाएँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। तो लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम लाइट के टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो हर एक चीज़ अपने अपने टॉपिक के ऊपर ज़्यादा आएगी। इस वाले टॉपिक के ऊपर जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम एक और टाइप ऑफ द एनर्जी है, दैट इज़ द थर्मल एनर्जी। ये हम टेम्परेचर वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। यानी भाई जितना इसका ज़्यादा जिसका टेम्परेचर होगा, यानी जितना ज़्यादा उसके अंदर सलाहियत होगी बड़ा टेम्परेचर स्टोर करने की, तो
उतनी ज़्यादा जो है उसकी हीट एनर्जी होगी। उसके बाद जो है हमारा छठा और आखिरी जो फॉर्म ऑफ द एनर्जी है दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो पार्ट है ना, ये आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। वो रीज़न उसकी ये है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली ये होती है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं आपके, तो सॉरी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं आपके, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के असल में दो टाइप्स होती हैं जिसके ऊपर जो है सीआई के सवालात और एमसीक्यूज बनते हैं। नंबर वन इज द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, अच्छा ये न्यूक्लियर फिजन की बात करें अगर हम, तो इसमें ये होता है अ हैवियर न्यूक्लियाई, यानी जो आपका हैवियर न्यूक्लियाई होता है, हैवियर न्यूक्लियस होता है जो आपका, वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। जो आपका भारी सा न्यूक्लिया होता है, जो बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है आपका, वो क्या करता है जब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, तो वो टूट जाता है, वो फट जाता है, और वो फट के जो है वो छोटी छोटी न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। ये बहुत मोस्टली जो रिएक्शन होता है ना वो एटम बम के अंदर होता है। यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम 246 होता है, तो वो फटता है यूरेनियम 246, और वो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर, यानी क्रिप्टॉन और बेरियन, उसके अंदर जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है। अब वो जब जैसे वो स्प्लिट अप होता है, तो ऑफ कोर्स इस वाले जो रिएक्शन होता है उससे उसके एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत सारी। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिर आपका जो है एक कहलाता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूज़ का मतलब जो होता है ना, फ्यूज़ का मतलब होता है मिलना, याद रखना हमेशा। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मिलना। अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो हो गया। फ्यूज़ का मतलब क्या हमने बोला था? फ्यूज़ का मतलब होता है मिलना। अच्छा, ये लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों यहाँ पे। बहरहाल मिलना, ठीक है जी। तो फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? फ्यूज़ का मतलब होता है मिलना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन में क्या हो रहा होगा भाई, पहले तो वो टूट रहे थे दोनों, अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहे होंगे? यहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई fuse together to form a heavier nuclei, ये heavier nucleus। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये सन के ऊपर होता है आपका, और ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर होता है, और आपके एटम बॉम्ब्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो जी, इस तरीके से आपका ये टाइप्स ऑफ द एनर्जी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब टाइप्स ऑफ द एनर्जी तो हमने चलो डिस्कस कर ली हैं, अब हम ज़रा काम की बात के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के बारे में, एनर्जीज़ की टाइप्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
अब हम जो है बहुत तेज़ी से अपने चैप्टर को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्क को। अब जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ दी वर्क। तो ठीक है जी, वर्क क्या होता है? वर्क बेसिकली जो है अगर हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क को, वर्क या फिर वर्क डन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। वर्क या वर्क डन की हम बात करें अगर, तो वर्क डन बेसिकली ये जो है ये एनर्जी ही होती है। वर्क हमने एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने एनर्जी की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि बेसिकली इट्स अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क बेसिकली क्या हुआ? वर्क एनर्जी ही हुआ। तो बेसिकली वर्क जो है एक तरीका है एनर्जी को क्वांटिफाई करने का, यानी उसको किसी क्वांटिटी के अंदर, मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी को हम मेजर किस तरीके से करें, एनर्जी के क्या नंबर हो सकता है, ये इस चीज़ के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है कितनी नहीं, तो उसके लिए हम वर्क वाली चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वर्क की बात करें, इट इज़ द प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द distance moved by the object, ठीक है, distance moved by the object in the direction of the force, यानी जिस डायरेक्शन में आपके डिस्टेंस मूव किया उसी डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस मूव किया। अब आप इसको ज़रा थोड़ा डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स के ऊपर जो है फोर्स लग रही है आपकी, फोर्स एफ यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये फोर्स एफ क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एस मूव कर लेता है। अब यहाँ पे जो है इसने जिस डायरेक्शन में, आप ये देख रहे हैं कि फोर्स भी जो है आपकी क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ है और राइट की तरफ है, और आपका डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ है भाई, और राइट की तरफ है। तो अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। फोर्स क्या कर रही है? फोर्स कोई ना कोई काम कर रही है। जैसे F इज, तो इसलिए फिर हमने जो है ना इसका एक फॉर्मूला बना दिया है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी फोर। अब ये एफ डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू ये है आपका वर्क डन, जिसको मेजर करने का यूनिट क्या है? जूल्स है। एफ जो है आपकी फोर्स है जो कि न्यूटन्स के अंदर मेजर होती है। एस आपका डिस्टेंस है जो कि मीटर्स के अंदर मेजर होता है। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद जो है हम जिस एनर्जी के बारे में, हमने एक एनर्जी के बारे में बताया जिसका नाम हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने ये पढ़ा था भाई कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, कि भाई आपका जो है ये समझिए कि एनर्जी जो कि एक मूविंग बॉडी पोजेस करती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी एक मूविंग बॉडी जितनी एनर्जी पोजेस करती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है जी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जनाब आली, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यहाँ हमने डेफिनेशन तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, असल चीज़ है इसका फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए हमने क्या करा कि काइनेटिक एनर्जी को जो है इन्होंने फार्मूला बनाया जिसका नाम है हाफ mv², जिसमें से के ई जो है रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को जो कि मेजर होती है जूल्स के अंदर, हाफ यानी 1/2 है, एम जो है आपका मास है जो कि मेजर होता है केजी के अंदर, और वी इसका आपकी वेलोसिटी है जो कि मेजर होती है आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर। और एक चीज़ का बहुत ख्याल करना है, यहाँ पे देख रहे हो आप वी के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है, वी के ऊपर छोटा सा 2 लगा हुआ है, यानी वी की पावर क्या है? वी की पावर है 2। तो वी इसका स्क्वायर करना है हमने, तो इस चीज़ का बहुत हमने ध्यान रखना है।
इसके बाद हमारी जो टाइप ऑफ द एनर्जी हमने पढ़ी थी, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम जीपीई भी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसको मुझे यहाँ पे तुम्हें समझाना है कि भाई ये इसका मतलब क्या था, इसको मैंने इस तरह से क्यों बोला था। देखो सीधी सादी बात बताऊँ तुम्हें, हम यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी डायग्राम बनाऊँ। ये ज़मीन है आपकी, ये क्या है आपका, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड है भाई। अब इस ग्राउंड के ऊपर जो है यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या कोई एनर्जी मौजूद है या नहीं, हम चलो डिसाइड कर लेंगे। और एक और बॉक्स है, बॉक्स नंबर ए है और एक बॉक्स नंबर बी है। अब बॉक्स नंबर बी को जो है मैंने इस यहाँ तक रेस कर दिया है, ठीक है ना जी, एक हाइट एच तक मैंने बॉक्स बी को रेस कर दिया, जबकि बॉक्स से ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, जैसे ही मैं दोनों को पे मैंने अपना हाथ रखा हुआ था, जैसे ही मैं दोनों पे से अपना हाथ हटाता हूँ, जैसे ही मैं दोनों को रिलीज करता हूँ, बॉक्स ए मुझे कोई काम करके नहीं दिखाता, शोज नो परफॉर्मेंस, कुछ भी करके नहीं दिखाता मुझे बॉक्स से, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी नहीं थी, इसका मतलब इसके अंदर सलाहियत ही नहीं थी, ठीक है ना, तभी तो ये ज़मीन के अंदर पड़ा रहा, ठीक है। जबकि बॉक्स बी की बात करें, इट शोज परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस दिखाता है। किस किस्म की परफॉर्मेंस, गिर के दिखाता है हमें, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। तो भाई बॉक्स बी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी वो काम करके दिखा रहा है हमें, हमें कुछ ना कुछ करके दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ, इट हैज़ एनर्जी। और चूंकि बेटा एक बात याद रखना, ये चूंकि हमने ग्रेविटी के अंदर सारा गेम करा था, सारा खेल हमने ग्रेविटी के अंदर खेला है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जिस चीज़ की हाइट ज़्यादा, जिस चीज़ की हाइट ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, जिस चीज़ की हाइट कम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम। तो इस पे इन्होंने जो है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा mgh, जिसमें से GPE जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और यूनिट इसका मेजर करने का है जूल्स। m आपका मास है, ठीक है, जिस जो यूनिट है इसका केजी। ग्रेविटी जी है आपकी, ग्रेविटी आप लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाइट आप लेंगे जी, ये आपके चूंकि डिस्टेंस है तो आप इसको लेंगे, ये हाइट है आपकी, इसको आप लेंगे मीटर्स के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दी एफिशिएंसी। अब बस हमारे दो पार्ट रह गए उसके बाद हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म हो जाएगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात कर, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी बेसिकली जो है आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर हम इसको डेफिनेशन की टर्म्स में बात करें तो इट इज द परसेंटेज, ये क्या है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज और अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, बेसिकली यहाँ पे और नहीं ऑफ आना चाहिए, ऑफ, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड फ्रॉम टोटल एनर्जी। सारे बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर करिएगा, अजान की आवाज़ भी आ रही है हमारे पास। फ्रॉम टोटल एनर्जी टू परफॉर्म
अ वर्क। तो भाई अगर आसान अल्फाज में तुम लोग से मैं बोलूं कि एक बंदा है, उसके अंदर जो है उसको मैंने जो है खाना खिलाया 10 जूल्स का। मैंने बोला भाई काम करो, और उस बंदे ने मुझे काम करके दिया 8 जूल्स का। ठीक है, 10 जूल्स का मैंने उसे खाना खिलाया, काम उसने मुझे 8 जूल्स का करके दिया। जूल्स यूनिट एनर्जी का, याद रखिएगा। तो 2 जूल्स कहाँ गए? 2 जूल्स आपके वेस्ट हो गए। वो बंदा थक गया था, पसीना आ गया था, हीट एनर्जी के तौर पर लॉस हो गया। बाकी बंदे ने 8 जूल्स काम करा। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की एफिशिएंसी जो है वो 8/10 यानी 80% एफिशिएंसी थी। तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपनी टोटल एनर्जी को इस्तेमाल करके किसी काम को कर सकते हो। अगर मैं तुम लोग के सामने छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे, तो तुम लोग को मज़ीद बहुत ज़बरदस्त किस्म का समझ में आ जाएगा। ये देखो ज़रा, यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ दी टोटल एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ दी वेस्ट एनर्जी एंड दिस इज़ दी यूजफुल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मैंने कितने खाना खिलाया था? 10 जूल्स का खाना खिलाया था मैंने, जिसमें से 2 जूल्स मेरे वेस्ट हो गए और 8 जूल्स मेरे काम के थे। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले की अगर हम बात करें एफिशिएंसी के, तो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आ गया होगा कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। अच्छा, यूजफुल एनर्जी आउटपुट मोस्टली जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होता है आपका। टोटल एनर्जी इनपुट ऐसी चीज़ है जो आपको निकल। अच्छा, एफिशिएंसी का जो यूनिट होता है वो परसेंटेज ही होता है मोस्टली। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है इसमें। तो ये आपका एफिशिएंसी भी हो गया। इसके बाद बस आपका आखिरी पार्ट रह गया, एंड दैट इज़ दी पावर। पावर क्या चीज़ है भाई? पावर जो है, ये समझ लो कि सला एक ये समझ लो कि भाई आप कितने कम वक्त के अंदर कितनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। ठीक है। अच्छा, पावर से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को और समझाना पड़ेगा। पावर से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा पहले, और वो कॉन्सेप्ट आपका जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बस हमारा मुश्किल से जो है 10 मिनट का लेक्चर रह गया, उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर ज़माना लॉ है, दैट इज़ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor destroyed
एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है आपके, ना क्या हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदल ज़रूर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ही मशहूर मिसाल जो है इसमें, अगर मैं आपको दूं जो सीआई के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, वो है कि कोई भी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है भाई। अब बिल्डिंग के ऊपर जो है एक रॉक रखा हुआ था, ठीक है। अब बिल्डिंग ज़ाहिर है एक रॉक जो है एक हाइट के ऊपर मौजूद है ना जी। अब ये जो हाइट के ऊपर जब ये रॉक मौजूद है, तो हाइट के ऊपर होने की वजह से इसके अंदर मौजूद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबूत इस बात का ये है कि जैसे ही ये बिल्डिंग से नीचे गिरेगा ज़मीन की तरफ, ज़मीन की तरफ जैसे ही ये नीचे गिरेगा, तो ये हमें चल के दिखाएगा। और यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप गौर करें कि अभी ये रुका हुआ है, इसके अंदर सलाहियत मौजूद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, लेकिन जैसे ही ये गिरना शुरू करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी अनटिल ये यहाँ पे टकरा जाएगा। क्या पता चला कि जो ग्रेविटेशन, और आप ये एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हाइट इसकी कम हो रही है। क्या हो रही है? हाइट इसकी कम हो रही है। दो बातों का तस्करा किया मैंने। नंबर 1, स्पीड बढ़ रही है। नंबर 2, हाइट कम हो रही है। क्या पता चलता है इससे? अगर आप थोड़ा फॉर्मूलाज को रिकॉल करें, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो है ½ mv²। अब आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लगाया आपने? वो चीज़ चल रही है ना, वो मूविंग हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना भाई उसके अंदर। तो पता ये चला भाई कि चूंकि हाइट इसकी कम हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और चूंकि इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। पता ये चला कि कोई भी चीज़ जब ड्रॉप होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती है। लेकिन एक सवाल आपके जहन में आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? चलो ऊपर रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से शुरू हो गई आना? तो जनाबे आली इस बात का जवाब ये है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कर रहा है। क्या मतलब? यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जैसे जैसे वो गिर रहा है, उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट उसकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये इसका तरीका होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो उसकी तब होगी जब ये फौरन ही टकराने वाला होगा। मैं ये नहीं बोल रहा टकरा जाएगा, जब ये सरफेस से टकराने वाला होगा, यानी मिनिमम हाइट के ऊपर। मिनिमम हाइट के ऊपर क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी बल्कि होगी नहीं, ज़ीरो होगी, सारी कन्वर्ट हो जाएगी ना भाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें आप क्या करते हो भाई?
इसमें जो है आपका ये सवाल आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे कि एक छोटा मोटा सवाल करते हैं इसका बना के। एक रॉक है, ठीक है, वो बिल्डिंग पे है और उसका जो हाइट है वो आपकी हाइट है 20 मीटर्स गिवन है, ठीक है ना, 20 मीटर हाइट गिवन है। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आता है सीआई के अंदर, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। अब आप गौर करें एक चीज पे यार, सिर्फ हाइट गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, और बोल रहे वेलोसिटी निकालो। काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूला लगा के देख लोगे आप, नहीं आएगी, मुश्किल होगी आपको। थोड़ी अक्लमंदी से चलना है, थोड़ी होशियारी से चलना है। और होशियारी ये है इसमें कि यहाँ पे देखो सिचुएशन और कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट और सिचुएशन ये है कि अभी इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और मांग वो रहा है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर आती है, सॉरी वेलोसिटी किसके अंदर आती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है। हाइट आती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, वेलोसिटी आती है काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, ठीक है। निशानियां बता रहा हूँ किस इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल सी अगर मैं तरीका बताऊँ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगा भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, काइनेटिक का फॉर्मूला है हाफ mv²। आप बोलोगे मास तो गिवन ही नहीं है, चलो ग्रेविटी की वैल्यू डाल लेंगे, मास तो है ही नहीं हमारे पास। बेटा मास की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ का मास यहाँ के मास से कैंसिल आउट हो जाएगा। तभी मैंने क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के मास नहीं गिवन किया। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, कभी कभार वो क्वेश्चन में मास दे भी देता है। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अबे यार इस मास की क्या ज़रूरत, वो मास लिख देते, काटते हैं, बोलो ये लो भाई दिखा दिया काट के आपको। और जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो कैलकुलेशन में मास भी डाल रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। यही फ़र्क होता है ए स्टार के दरमियान का फ़र्क। तो बहरहाल ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग 9.8 डाली हमने, हाइट की वैल्यू हमने 20 डाली, 1/2 यहाँ पे लिखा, v² यहाँ लिखा हमने। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2 √v², तो v² विल बी इक्वल्स टू √9.8 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2। भाई इसको सॉल्व कर लेना आंसर। अच्छा ये इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये मैंने इसका स्क्वायर जो है, इसका जो स्क्वायर है मैंने दोनों तरफ इसका क्या कर लिया, रूट ले लिया था। तो इसका ऑफ कोर्स इसके रूट से इसका रूट कैंसिल हो जाता है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया था। तो जी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ख़त्म। आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर लेक्चर वाइंड अप, दैट इज दी पावर। अल्लाह, पावर, पावर क्या चीज़ है? पावर जो है बेसिकली आपकी इस तरह से समझो कि एक मोटर है, ठीक है, बल्कि दो मोटर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। हम इसको बना भी लेते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली सॉल्व करें। मोटर है दो, एक मोटर ए है और एक है आपकी मोटर बी। ये आपकी क्या है, टंकी है ये, और ये टंकी है, ठीक है भाई, ये आपकी टंकी आ गई। अब क्या है भाई कि
कंडीशन पहले ये है कि मोटर ए भी जो है आपकी फिल करती है 1000 cm3, मोटर बी भी आपकी फिल करती है कितनी 1000 cm3, लेकिन मोटर ए को वक्त लगता है कितना 30 सेकंड का, और मोटर बी को वक्त लगता है कितना 15 सेकंड का। पावर किसकी ज़्यादा होगी? आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे आप बोलोगे सर मोटर बी की पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो वही काम जो है कम वक्त के अंदर कर रही है नहीं ये बात? वही काम कम वक्त के अंदर कर रही है, तो भाई हम बोलेंगे मोटर बी हैज़ मोर पावर, मोटर बी हैज़ मोर पावर। तो पहले जो फैक्टर हमें मिला पावर का, पहला फैक्टर क्या मिला? टाइम का फैक्टर, जितना कम टाइम उतनी ज़्यादा पावर। इसको अपने ध्यान में रखना भी, हम इसको जो है बल्कि अब इसको लिख ही लेते हैं। पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। जितना कम टाइम उतनी पावर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये तो मैं कोशिश कर रहा था कि वो कॉपी पेस्ट हो जाए। बहरहाल फिर हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक और सिचुएशन है, दोबारा हमारे मोटर्स हैं, लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं, मज़ा नहीं आएगा वरना। पहले है हमारा मोटर ए, दूसरी है हमारी मोटर बी, और ये हमारी वही टंकियाँ, ठीक है ना। अच्छा जी, इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस के अंदर होता ये है कि जो आपका मोटर ए है वो करती है 1000 cm3 भर देती है कितने के अंदर? 5 सेकंड्स के अंदर। जबकि मोटर बी जो है वो अब आपका 2000 cm3 भर देती है कितने? उसी टाइम 5 सेकंड के अंदर। अब आप बोलो किसकी पावर ज़्यादा है? आप बोलोगे मोटर बी की पावर ज़्यादा है। क्यों? मोटर बी की पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसी टाइम के अंदर ज़्यादा काम करके दिखा रही है। तो अब तो टाइम सेम हो गया ना, अब तो काम पे बात आ गई है। यानी जो जितना ज़्यादा काम करके दिखाएगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा, जो जितना कम काम करेगा उसकी पावर उतनी कम। यानी हम ये बोलेंगे मोटर बी जो है हैज़ मोर पावर। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि पावर जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के, कि जितना ज़्यादा काम करके दिखाओगे, जितना ज़्यादा वर्क करके दिखाओगे उतनी ज़्यादा पावर, इतनी कम काम वर्क करके दिखाओगे उतनी कम पावर। तो भाई पावर का ये कॉन्सेप्ट है। तो हम अगर पावर के डेफिनेशन के ऊपर आए ना, तो पावर की डेफिनेशन हमारी ये बनती है, इट बेसिकली पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। और इसका जो यूनिट होता है वो आपका वॉट्स होता है, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है वॉट्स। इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आपकी एनर्जी है भाई, जूल्स में आती है वो, और जो टाइम है आपका वो आपका सेकंड्स के अंदर आता है।
ठीक है जी। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर तो एंड होता है। कोई कमी कोताही हो तो मेरी तरफ से माजरत है। ठीक है, मैं आदी नहीं हूँ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का, लेकिन वो मेरी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो जो गलती कोताही हो, बैकग्राउंड वॉइसेस हो, घर वालों की आवाज़ें हों, ठोकम ठाकी की आवाज़ें हों, और भी कोई भी आवाज़ हो, तो पेशगी माजरत उससे। ठीक है, तो और इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं वीडियो भेजूँगा आपको, जो शेयर करूँगा, वो इसके पास्ट पेपर से रिलेटेड होगी, तो आप उसे भी लाजमी व्यू करें ताकि आपके क्विज़ अच्छे से गुजर सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।